ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 833वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक है ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। और आज इसका अध्याय मनुष्य से कम नहीं, मनुष्येतर प्राणी। आइए स्वाध्याय का शुभारंभ करें। आप सबसे विशेष प्रार्थना कि शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, उसमें शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज्ञान का यह प्रवाह हर व्यक्ति तक, हर हृदय तक पहुँचे और वो अपने आप को धन्य अनुभव करें। आज का अध्याय मनुष्य से कम नहीं, मनुष्येतर प्राणी। कल किसी ने एक प्रश्न किया था, सुदूर का अर्थ क्या है, चैट बॉक्स में। सुदूर का तात्पर्य है दूरी से, है ना। उसको दूरी बताने के लिए सुदूर का शब्द प्रयोग किया जाता है। अब आइए प्रारंभ करते हैं। मनुष्य से कम नहीं, मनुष्येतर प्राणी। पक्षी देखने में तुच्छ लगते हैं, मनुष्य की तुलना में उन्हें बुद्धि नहीं मिली और न उतनी विकसित इंद्रियां ही। फिर भी यह नहीं मान बैठना चाहिए कि भगवान ने उनकी उपेक्षा ही की है। बारीकी से देखने पर प्रतीत होता है कि उनमें ऐसी कितनी ही विशेषताएं हैं जिनमें मनुष्य काफी पिछड़ा हुआ है। यदि वे क्षमताएं मनुष्य को मिली होती तो तुच्छ समझे जाने वाले पक्षियों को प्राप्त है तो वह तथाकथित देवताओं के वैभव से कहीं अधिक ऊंची स्थिति में रहा होता। भगवान को अपनी पक्षी संतानें प्यारी हैं। उन्होंने किसी को कोई खिलौना खेलने के लिए दिया है तो किसी को कोई। इस सृष्टि में न तो कोई सर्वथा साधन विहीन है और न सर्वसंपन्न। हर प्राणी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप इतने और ऐसे साधन प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं जिनसे वह अपनी जीवनचर्या संतोष और प्रसन्नता के साथ चला सके। पक्षियों की दुनिया पर नजर डालते हैं तो स्पष्ट होता है कि वे भी भगवान के कृपा पात्र हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप उतने साधन संपन्न हैं कि किन्हीं किन्हीं उपलब्धियों में मनुष्य को छोटा और पिछड़ा हुआ सिद्ध कर सकें। गरुड़ की चाल साधारणतया 65 से 110 मील प्रति घंटे होती है, पर जब वह शिकार पर झपटता है तो वह चाल 200 मील की हो जाती है। यूं गरुड़ का वजन 5 से 10 किलो तक का होता है, पर वह अपने से डेढ़े वजन का शिकार पंजे में दबाकर घोंसले की ओर लंबी उड़ान उड़ता जाता है। गरुड़ की तीव्र दृष्टि अपनी जाति के पक्षियों में सबसे आगे होती है। शुतुरमुर्ग अब सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। ऊंचाई प्रायः 6 फुट, वजन 300 पौंड, रफ्तार 40 मील। वह 15-15 फुट की ऐसी छलांगे लगाता है कि घुड़सवारों को भी हार माननी पड़े। इसकी लात से घोड़े की टांग टूट सकती है। इसे पालतू भी बनाया जाता है। अफ्रीका में इसकी दोस्ती जंगली गधे जिब्रे के साथ रहती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। उन्हें साथ साथ घूमते और सोते देखा जा सकता है। ध्रुव प्रदेशों में पाया जाने वाला 6 फुट ऊंचा 200 पौंड भारी पेंगुइन मनुष्य की तरह खड़ा होकर 2 पैरों से चलता है। समुद्र जल में तैरने और शीत सहन करने की उसकी अपनी विशेषता है। तेज ठंड के दिनों में वह 3 से 4 महीने बिना खाए ही गुजर कर लेता है। बर्फ पर फिसलने का खेल इसे बहुत भाता है। इस जाति के सभी पक्षी प्रायः पति पत्नी का जोड़ा बनाकर रहते हैं। नर को विशेषतः घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। केकड़ा कभी कभी भारी शंखों के खोल में घुस जाता है और उनके वजन को ढोता हुआ समुद्र में इधर उधर यात्रा करता है। हर वर्ष यह 10 मील की यात्रा कर लेता है और अपने वजन से 10-12 गुने तक वजन ढो लेता है। कुछ कीड़े तथा पौधे भी इस शंख कलेवरों पर जा बैठते हैं और केकड़े पर लदा वजन बढ़ता ही जाता है। मजा तो ये है कि इतने लदान से लदा हुआ केकड़ा
समुद्र तट के पेड़ों पर चढ़कर घोंसलों से चिड़िया के अंडे चुराने में भी नहीं चूकता। वृक्षों पर रहने वाला ऑस्ट्रेलिया का टेडी बियर अपनी पीठ पर आधे दर्जन तक बच्चे लादे फिरता है और चढ़ने उतरने में ऐसी सावधानी बरतता है कि कोई बच्चा गिरने न पाए। अमेरिका के ओपासे चूहों के 8 से 10 बच्चे अपनी माँ की पीठ पर लदे फिरते हैं। ये बच्चे इतने चतुर होते हैं कि अपनी पूंछ माता की पूंछ से लपेटकर जंजीर सी बना लेते हैं और गिरने के खतरे से बचकर सवारी का आनंद लेते हैं। शरीर के अनुपात में संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली चिड़िया हमिंग बर्ड मैक्सिको खाड़ी और पनामा नहर के तटों पर पाई जाती है, जिसकी जिजीविषा देखते ही बनती है। शरीर की लंबाई 3 इंच किंतु चोंच 5 इंच की। ये इतनी पेटू होती है कि निरंतर खाते रहते बिना उसे चैन नहीं पड़ता। अपने शरीर के वजन से वह 3 गुना आहार एक दिन में करती है। इस आहार को जुटाने में इसे अत्यंत व्यस्त और सक्रिय रहना पड़ता है। इसी अनुपात से यदि मनुष्य को तत्पर रहना पड़े तो सामान्य शक्ति व्यय की अपेक्षा 400 गुनी शक्ति खर्च करनी पड़े। एक साथ बहुत सा आहार पकड़कर निगल सकें, इसी सुविधा के लिए प्रकृति ने उसे इतनी लंबी चोंच दी है। हमिंग बर्ड जब सोती है तब उसकी नींद इतनी गहरी होती है कि कोई चाहे तो ढेले की तरह उसे उठा ले। शरीर मुर्दे जैसा निचेष्ट हो जाता है, करवट तो वह बदलती ही नहीं। हेलीकॉप्टर सिद्धांत पर उसके पंख अन्य चिड़ियों की अपेक्षा कुछ अलग ही ढंग के बने हैं। वह आगे पीछे तिरछी जमीन से सीधी आकाश को, आकाश से सीधी जमीन पर उड़ सकती है और हवा में स्थिर भी रह सकती है। फूलों की डालियों, पेड़ों की शाखाओं पर जब वह आहार ले रही होती है तब भी बैठती नहीं वरन उड़ती ही रहती है। उस समय भी उसके पंख 1 सेकंड में 5 बार की आश्चर्यजनक गति से हरकत कर रहे होते हैं। इसके कारण 1 फुट इर्द गिर्द तक की पत्तियां हवा के तेज झोंके के समय जैसी हिलती रहती हैं और तेजी से उड़ते समय इसके पर 1 सेकंड पीछे 200 बार हिलते हैं। प्रणय क्रिया भी वह उड़ते उड़ते घड़ी के पेंडुलम की तरह आगे पीछे हिलते हुए पूरी कर लेती है। अंडे देते समय घोंसला पेड़ की छाल और कपास के धागे से एक सुंदर और मजबूत बनाती है कि देखने वाले उसे पेड़ की एक गांठ ही समझ सकते हैं। ये लड़ाकू भी कम नहीं होती। नर हमिंग बर्ड जब आपस में लड़ते हैं तो उनकी तलवार जैसी चोंच प्रतिद्वंदी का सफाया कर देती है। मादा को जब किसी शिकारी पक्षी से खतरा होता है तो अपने छुरे जैसी चोंच से निर्भय आक्रमण करती है और बड़ी आकृति वाले बाज, कौवे, गिद्ध भी उसकी मार से घबराकर सिर पर पांव रखकर भागते हैं। लंबी उड़ान में उसकी अपनी शान है। बिना खाए और ठहरे वह लगातार 12 घंटे उड़कर 600 मील की यात्रा भी कर सकती है। भवन निर्माण और कपड़ा बुनने, टोकरी बनाने जैसे अनेक कला शिल्पों का सम्मिश्रण करने से ही घोंसला बनाने की विद्या बनी मालूम होती है। बिना किसी कॉलेज में सैद्धांतिक और कारखाने में व्यवहारिक शिक्षा पाए अधिकांश पक्षी जन्मजात रूप से इस विद्या को जानते हैं। यूं ऋतु प्रभाव से बचने और अंडे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के उपयुक्त सभी पक्षी घोंसले बनाते हैं, पर उनमें से कुछ की प्रवीणता तो देखते ही बनती है। वया का लटकता हुआ घोंसला हर किसी को आश्चर्य में डाल देता है। वह कितनी सुंदरता और सुघड़ता के साथ बनाया गया है, इसे देखकर उसके निर्माता की भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ती है। दक्षिण अफ्रीका की वया ने तो एक कदम और भी आगे बढ़ाया है। वह घोंसले के तिनकों को न केवल मजबूती से सटाती है वरन बालों का फंदा लगाकर इस तरह कस देती है कि फिर आंधी तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ न सके। यूं इस तकनीक में वह भेड़ों की ऊन भी काम में लाती है, पर अधिकतर प्रयोग में अधिक लंबे और मजबूत बालों का ही करती है। इस दृष्टि से घोड़े और गधे की पूंछ के बाल उसे अधिक उपयुक्त लगते हैं। कभी कभी तो हाथी और सूअर के बाल भी उसमें कसे होते हैं। इन जानवरों की पूंछ पर बैठकर बाल उखाड़ना भी तो अपने ढंग का एक अलग ही कौशल है। तिनकों के बीच बालों का जो फंदा लगता है उसे देखते हुए स्काउटिंग में तरह तरह की गांठें लगाने की शिक्षा दी जाती है। स्वेटर आदि बुनने में लड़कियां जो हस्त लाघव बरतती हैं वो सभी पीछे पड़ जाता है।
परिपक्व पक्षियों की बात तो दूर, अंडे में रहने वाले अविकसित पक्षी भी जब समर्थता के निकट पहुंचते हैं तो अपने पुरुषार्थ से अंडे का आवरण तोड़कर बाहर निकलते हैं और उन्मुक्त जगत के स्वच्छंद वातावरण में प्रवेश करते हैं। जब अंडा पक जाता है और फूटकर बच्चा निकलने का समय समीप होता है तो उसमें थरथराहट होती है। छूकर या कान लगाकर ये देखा समझा जा सकता है कि उसके भीतर खिचड़ी सी पक रही है। ये सब कुछ क्या है? ये बच्चे द्वारा अंडा तोड़कर बाहर निकलने के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। चूजा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप पूरा प्रयत्न करता है कि उसे बंधन से मुक्ति मिले और स्वतंत्र जीवन यापन कर सकने का अवसर उपलब्ध हो। इसके लिए वह अंडे की दीवार से पूरी तरह टकराता है और उस संघर्ष को तब तक जारी रखता है जब तक कि ऊपर का मजबूत खोल टूटकर बिखर नहीं जाता। कई बार यह पक्षी मनुष्यों को चुनौती देने खड़े हो जाते हैं तो उनका होश हवास गुम कर देते हैं। पक्षियों में से कितनों में ही बुद्धिमत्ता ही नहीं, उनकी स्नेहिल सद्भावना भी देखने को बनती है। उनमें वह मृदुल सौजन्य पाया जाता है जिसे अभी बहुत दिन तक मनुष्य को सीखना होगा। कबूतर, पंडुक, सारस आदि पक्षी पतिव्रत और पत्नीव्रत पालन करते हैं। वे एक प्रेम संबंध स्थापित कर लेने के बाद उसे वफादारी के साथ आजीवन निभाते हैं। टिटहरी समुद्र के निर्जन तटों पर अंडे देती है। वे मिलजुल कर अंडे सेती है, अपने वीराने का भेदभाव किए बिना सेती है। कोई मादा चारे की तलाश में उड़ जाए तो कोई दूसरी उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। इसी प्रकार मिलजुल कर अंडे बच्चों की साज संभाल में उन्हें बहुत सुविधा रहती है। घोंसला बनाने, अंडे सेने से लेकर बच्चों के पालन पोषण तक का सारा काम नर मादा मिलजुल कर पूरा करते हैं। प्रणय की परिणति, दाम्पत्य सहयोग और शिशु पालन में भागीदार रहने तक के उत्तरदायित्व को नर भली प्रकार समझता है और उसी प्रकार निभाता भी है। बच्चे पानी में तैरने से डरते हैं। इस भय से छुटकारा दिलाने के लिए पेंगुइन उन्हें बलपूर्वक पानी में धकेलते हैं और तैरने की कला सिखाती है। प्रायः 2-3 महीने में बच्चे तैरने की ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। गरुड़ शावक भारी होता है, इसलिए उसे घोंसले से नीचे उतरने और उड़ने का साहस करने से डर लगता है। माता उसे खतरे का सामना करने की शिक्षा देती है और धकेल कर घोंसले से नीचे गिरा देती है। साथ ही साथ यह ध्यान भी रखती है कि कहीं विपत्ति में न फंस जाए, इसलिए नीचे गिरकर जमीन से टकराने से पूर्व ही वह उसे पीठ पर ले लेती है और उड़कर उसे फिर घोंसले में ले आती है। ये शिक्षण क्रम तब तक चलता ही रहता है जब तक बच्चा स्वावलंबी होकर स्वतंत्र रूप से उड़ना नहीं सीख जाता। शिकार पकड़ने के लिए मादा को ही शिक्षा देनी पड़ती है। घायल शिकार को वह बच्चों से कुछ दूर छोड़ देती है और फिर अलग बैठकर बच्चों को आखेट कौशल विकसित करने का अवसर देती है। कर्तव्य, उत्तरदायित्व, सहयोग और सद्भाव की दृष्टि से भी पक्षियों की दुनिया मनुष्य से पीछे नहीं है। उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार ऐसी समर्थता तो उपलब्ध ही है जिसके लिए मनुष्य उनसे ईर्ष्या ही करता है। कितनी रोचक और मजेदार बातें हैं साथियों पक्षियों के विषय में। मनुष्य स्वयं को ही महान समझता है, पर वास्तव में पक्षियों के विषय में ये समस्त जानकारी उनके प्रति एक अलग भाव पैदा करती है, जो परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का प्रमाण है कि हम सभी मनुष्येतर प्राणियों को भी जानें, समझें। उनके भीतर भी कितनी महानता और कितनी विशेषता होती है जो मनुष्य के भीतर होनी चाहिए। अगला विषय है गरीब न कीजो कोय। घर की दादी और पिता दादा का काम छोटे बच्चों को खिलाना होता है। इस बंटवारे का कारण उनकी बेकारी नहीं, वात्सल्य भाव की प्रबलता मानी जाती है। अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, पर बच्चे का बच्चा तो और भी प्रियतर होता है। यदि ये बात मनुष्य जाति की एक विशेषता है तो जंगल में पाए जाने वाले खरगोश को भी मनुष्य से कम नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने बच्चों को मनुष्य से अधिक ही प्यार करता है। प्रसिद्ध जीव विशेषज्ञ डॉक्टर डी टरिच डी विकेल ने लंबे समय तक खरगोशों के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया और लिखा है कि खरगोशों में बहुत अधिक मानवीय गुण होते हैं। उनमें कुछ तो थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाने वाले दंभी प्रकृति के होते हैं, तो कुछ शांत और सहनशील।
उनमें परस्पर मैत्री का आधार गुणों की समानता होती है और इसका परिचय वे कुछ ही समय साथ साथ रहने में पा लेते हैं। बूढ़े खरगोश को बड़े प्यार से रखते हैं। उनकी देखभाल से लेकर खेल में प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। खेलना खरगोशों के लिए अनिवार्य होता है। वे कई बार खेलते समय इतने मस्त हो जाते हैं कि लोमड़ियों को भी सजातीय खरगोश मानकर उन्हीं के साथ खड़ा करने लगते हैं। संभवतः उनकी इस प्रकृति का वरदान उन्हें आजीवन आरोग्य के रूप में मिला है। खरगोशों के इस नैसर्गिक गुण से मनुष्य जाति भी शिक्षा ले सकती है क्रियाशील और क्रीड़ाशील जीवन की। आज जो धन रोगों की रोकथाम चिकित्सा में फूंका जा रहा है, उसका आधा भाग भी देश में गांव-गांव खेल की अनिवार्य व्यवस्था में लगा दिया जाता तो वह 100 अस्पतालों से बढ़कर काम करता। मनुष्य को अपनी बुद्धिमत्ता का बड़ा अहंकार है, पर सच बात यह है कि उसने इसी अहंकारवश अपने को अप्राकृतिक बनाया और रोग शोक में जकड़ता चला आया। स्वस्थ और संतुलित जीवन की शिक्षाएं वो आज भी प्रकृति से अपने इन छोटे छोटे जीवधारियों से प्राप्त कर सकता है। कौवे जैसे उपेक्षित पक्षी में भी जातीय हित और स्वाधीनता के भाव पाए जाते हैं। एक बार उसके स्वभाव का विस्तृत अध्ययन करने के लिए मैडम जीन जॉर्ज और उनके पति डॉक्टर जॉन ने एक कौवे का अंडा सेया। कौवों की साहसिकता और निर्भय आक्रमण के फलस्वरूप सामान्यतः उसका बच्चा पकड़ में नहीं आता, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अंडे से बच्चा निकला, बच्चा बड़ा हुआ, मानवीय संसर्ग पाकर उसे मनुष्य से स्नेह हो गया। ये बात अलग है, पर यह बात अन्य कौवों को कदापि पसंद ना आई और अध्ययन करने से पता चलता है कि वह कौवे का बच्चा भी अपनी भूल स्वीकारता है। निश्चित वह खिड़की के समीप बैठा रहता, अपने मालिक के साथ खेलता भी, पर जब तक विशेष प्रकार की ध्वनि से अन्य कौवे उसे धिक्कारते और उसे अपनी भाषा में मनुष्य जाति की बुराइयों से सावधान कर उसे भागने का संकेत करते, तो वो बच्चा मालिक की भी परवाह न करके उड़ जाता। अपने भाइयों के साथ देर तक खेलता रहता, पर जिस तरह पाप, अन्याय और हीन भावनाओं के कारण एक मनुष्य अन्य मनुष्यों से मेलजोल रखने में आत्महीनता अनुभव करता है, उसी प्रकार यह कौवा भी उन्मुक्त प्रकृति में जन्मे अपने जाति भाइयों के बीच कुछ छोटापन सा अनुभव करता है। इसलिए वह बार बार लौटकर घर आ जाता। कौवा बड़ा बुद्धिमान पक्षी है। मनुष्य समझता है बुद्धि मेरी विरासत है, पर सच बात यह है कि अपने सीमित क्षेत्र और क्षमताओं में ही सृष्टि के अन्यान्य जीवों में भी विलक्षण बौद्धिक और आत्मिक क्षमताएं होती हैं। जब सब कौवे उपाय कर हार गए, तब उनके एक मुखिया ने एक चाल चली। उन्होंने एक भोज आयोजित किया और ठीक ऐसे स्थान पर जहां से उस पालतू कौवे को उनकी हरकतें दिखाई देती रहें। कौवे को ललचाकर अपने पास बुलाने का ये उपाय कितना बुद्धि प्रेरित हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। इस प्रकार वे इस पराधीन कौवे को भी बंधन मुक्त करने में सफल हो गए। कौवों की ही जाति का रेवन, एक प्रकार का काला कौवा, की बुद्धिमत्ता और सामाजिकता को देखकर तो यही लगता है कि इस जन्म में कुछ मनुष्य ही अपनी किन्हीं बुराइयों के कारण इस योनि में जाने को विवश होते हैं, क्योंकि उसमें और मनुष्यों के रहन सहन, विचार, व्यवहार में असाधारण समानताएं पाई जाती हैं। भारतवर्ष, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में पाए जाने वाले इस 2 फुट की लंबाई वाले पक्षी की विलक्षणताएं जितनी अध्ययन की गई, नई विलक्षणताओं के अन्यान्य रहस्य उतने ही गंभीर होते जा रहे हैं। बहुत संभव है कि एक दिन वह आए जबकि दुनिया में पुनर्जन्म सिद्धांत को सार्वभौमिक मान्यता मिल जाए, विज्ञान उसकी पुष्टि कर दे और फिर नई खोजें हों तो पता चले कि यह रेवन नटों की जाति के मनुष्य हैं, जो मरने के बाद अपने स्वभाव और संस्कारवश इस कौवे की योनि में आ पड़ते हैं। जर्मनी के मैक्स प्लोक इंस्टीट्यूट फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन सी विजन स्थान में, जो कि जीव जंतु की प्रकृति के अध्ययन का बहुत ही उपयुक्त स्थान, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर एवरहार्ड ग्वीनर ने रेवन पक्षी का विस्तृत अध्ययन किया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसके रक्त में ऐसे लक्षण, ट्रेट्स पाए जाते हैं जो मनुष्यों से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। इनके स्वभाव की विचित्रताएं नट जाति की मानवीय विशेषताओं से ओतप्रोत होती हैं। विवाह से पूर्व नर और मादा रेवन 1 वर्ष लगातार साथ साथ रहते हैं। मादा अपने लिए ऐसे नर का चुनाव करती है जिसमें नेतृत्व के गुण हों,
जो साहसी हो, निर्भय हो, आलसी, दुर्बल, मूर्ख आदमियों को कौन पूछ करे। प्रकृति उद्योगी, साहसी और हिम्मत वालों का वर्ण करती है। मादा रेवेन इस मामले में पूरी छानबीन करके अपना फैसला देती है। आजकल का युवक समुदाय बड़ा चालाक हो गया है। वो ये समझते हैं कि नारी में बुद्धि नहीं होती, उसे गुणी होने का धोखा देकर फुसलाया जा सकता है। मूर्ख लड़कियां युवकों की इस धोखेबाजी में आ सकती हैं, पर रेवेन मादा जानती है कि एकाएक विश्वास करना धोखा हो सकता है। इसलिए वह 1 वर्ष तक नर के साथ रहकर उसका समीप से अध्ययन करती है। वह नर की कामुकता को अच्छी तरह पहचानती है, इसलिए 1 वर्षीय परीक्षण काल में उसकी इस दुर्बलता को धमका कर रखती है। यदि वह देखती है कि नर में नरोचित गुणों का अभाव है तो वह उसे छोड़कर किसी अन्य का वर्ण करती है। दहेज और कृत्रिम गुणों पर जिस तरह लड़कियां ठग ली जाती हैं, वैसे ही रेवेन को ठगा जाना नितांत असंभव होता है। बेशक परीक्षण काल में भी वे एक दूसरे के सहायक होने का प्रमाण दे सकते हैं। कई बार नर और मादा भूल भटक जाते हैं। इन परिस्थितियों के लिए वे पहले से ही कुछ खास ध्वनियां निर्धारित कर लेते हैं, जो उनकी जाति के किसी भी अन्य रेवेन को मालूम नहीं होती। उन्हीं के सहारे वे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। एक बार परीक्षण के दौरान डॉक्टर ग्वीनर एक कुत्ते की आवाज़ सुनकर चौंके। उन्होंने देखा पास में कोई कुत्ता नहीं, फिर भौंकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर में पता चल गया कि एक रेवेन जिसका कि सगाई काल चल रहा था, संकेत देकर अपने बिछड़े मंगेतर को बुला रहा था। थोड़ी देर में दोनों फिर मिल गए। विवाह के बाद भी मादा दाम्पत्य अधिकार और स्वाभिमान के भाव को सुरक्षित रखती है। नारी होने के कारण अपना वर्चस्व खो दिया जाए, यह बात कोई महिला स्वीकार भले ही कर ले, परंतु रेवेन को स्वीकार नहीं। संबंध निश्चित कर लेने के बाद वह अपने रहने के उपयुक्त स्थान ढूंढती है। नर मकान बनाता है। यदि इस बीच मादा को वहां की परिस्थितियां अनुकूल न जान पड़ी तो वह अन्य स्थान ढूंढेगी। कई बार इस खोज में नर को कई अधूरे बने मकान छोड़कर बार बार नए मकान बनाने पड़ते हैं। यह मादा की इच्छा पर ही है कि वह इनमें से किसी भी स्थान को चुने और उसमें रहने का अंतिम फैसला करे। ग्वीनर लिखते हैं कि पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, पारिवारिक जीवन में प्रेम, शांति, सुख और सुव्यवस्था है या नहीं, इस बात का पता लगाना हो तो घर की बच्चों की स्थिति देखकर लगाया जा सकता है। जिन घरों में प्रेम, मैत्री एवं सद्भाव होता है, वे घर साफ सुथरे सजे हुए, उसके बच्चे और सदस्य हंसते खेलते हुए होते हैं। यही बात रेवेन के बारे में भी है। उसका घोंसला देखकर बताया जा सकता है कि उनके पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द है अथवा नहीं। पति रेवेन अपनी मादा के प्रति समर्पित और एक नारी व्रत का पालन करने मनुष्य जाति को शिक्षा देता है और एक प्रकार से उसकी कामुकता को धिक्कार कर कर्तव्य भाव की प्रेरणा देता है। अंडे सेने के लिए 18-19 दिन तक मादा लगातार घोंसले में बैठी रहती है। उस अवधि में दाना लाकर पत्नी की चोंच में डालकर खिलाने का काम नर बड़ी भावना के साथ पूरा करता है। एक डच जूलॉजिस्ट ने लिखा है कि एक बार अंडा सेने की अवधि में एक मादा रेवेन मर गई। उस समय पति ने लगातार भूखे रहकर संतति पालन का बोझ उठाया और बच्चों को सेकर बड़ा करने से लेकर उन्हें उड़ना सिखाने तक का सारा उत्तरदायित्व तो अकेले निभाया। खेलना इनमें अनिवार्य होता है। अपने गांवों में पहले पहलवानों के गुरु हुआ करते थे। गांव के बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती थी। वे सवेरे शाम उन्हें अखाड़े पर ले जाकर उन्हें दाव पेच, मल्ल विद्या और अस्त्र संचालन सिखाकर शक्तिशाली, स्वस्थ और समर्थ बनाते थे। अपने देश में जब से ये प्रथा टूट चली, स्वास्थ्य और समर्थता का स्थान रोग, शोक, बीमारी और निर्बलता ने ले लिया। पर इन पक्षियों में यह अनुकरणीय परंपरा इस कलयुग में भी दृढ़तापूर्वक चल रही है और वह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य मानवोचित गुणों से गिरकर चाहे किसी युग को सतयुग बना ले या कलयुग, जीव जंतु अपने प्राकृतिक संतुलन को कभी नहीं खोते। इसीलिए वे चिरंतन काल से अपने अस्तित्व को बचाते चले आ रहे हैं। हर रेवेन उपनिवेश से कुछ रिंग लीडर होते हैं। उनका काम होता है बच्चों को खेल रत रखना। कोई आलसी बच्चा होगा तो उसे चोंच मार कर खेलने को विवश करेंगे। इनके खेल पूरी नट विद्या होते हैं। इसमें इनको इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है कि शरीर का सारा विजातीय द्रव्य निकल जाता है। इसके नेता इंसाफ पसंद और नैतिक गुणों वाले होते हैं। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भाव रखते हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है आज के मनुष्य ने बुद्धिमान न होकर इन्हीं के गुणों को धारण कर लिया होता
तो वह कहीं अधिक स्वस्थ, सुखी और समुन्नत हो सकता था। कर्तव्य परायण जीव जंतु। अफ्रीका के घने जंगलों में एक पौधा पाया जाता है जिससे अनेक जीव जंतुओं को खाद्य मिलते हैं। यह पौधा जमीन के अंदर से उग तो आता है, किंतु धरती से ऊपर आते ही किसी अज्ञात आवश्यकता आकांक्षा के कारण पौधा आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। पौधे का विकास रुके इसके पूर्व ही गिलहरी कहीं से कुछ बीज इकट्ठा करती है और उस पौधे की जड़ के पास गड्ढा खोदकर उन्हें गाड़ देती है। जिस प्रकार समुचित शिक्षा और संस्कार पाने से छोटे छोटे बच्चों का बौद्धिक और आत्मिक विकास होने लगता है, उसी प्रकार यह बीज उस पौधे के लिए खाद पानी हो जाते हैं और वह पूरे उत्साह के साथ बढ़ने फूलने फलने लगता है। गिलहरी जब तक अपना पार्ट अदा नहीं करती तब तक पौधा सूखा सा प्रेम के अभाव में अविकसित मनुष्य जीवन की तरह ठूंठ खड़ा रहता है। ईल चिड़िया भोजन और भ्रमण के लिए हजारों मील दूर चली जाती है, पर अंडा देना होता है तब वह अपने जन्म स्थान पर लौट आती है। चिड़िया का मरण काल आ जाता है तब वह चाहे जहां भी हो जन्म स्थान को लौट पड़ेगी। मृत्यु के लिए वह हर स्थिति में अपने घर ही पहुंचेगी। सालमन पक्षी भी जीवन भर कहीं रहे, मृत्यु के समय वह वहीं पहुंचता है जहां उसका जन्म होता है। मानो वह सारे जीवन यह याद रखता हो कि किन परिस्थितियों के कारण उसे इस योनि में जन्म लेना पड़ा, और जन्म लेने के बाद फिर न वैसा निकृष्ट जीवन मिले, वह अपने मूल स्थान पर लौटकर जीवन दशा बदल देता है। मुर्गी बच्चा देती है, 15 मिनट होने के बाद बच्चा अपने दाने चारे के लिए चल देता है और कोई खतरा देखता है तो अपने आप ही खतरे की सूचक ध्वनि निकालने लगता है, जबकि उससे पहले वह ध्वनि न अपनी माता से सुनी होती है और न पिता से न बंधु बांधवों से। बर्र के बच्चे छोटे होते हैं और उसका मरणकाल आ धमकता है। घर में छोटे छोटे बच्चे जो अपना खाद्य नहीं जुटा सकते, उनकी रक्षा का कर्तव्य भाव अलग सताता है। तब बर्र आंख फुट्टे ग्रास हॉपर्स को पकड़कर टुकड़े टुकड़े करके रख देती है, स्वयं मरने के लिए चल देती है। पीछे बच्चे मांस खा खाकर बड़े हो जाते हैं। गिलहरी का बीज छुपाना, सालमन और ईल पक्षियों द्वारा अपनी मृत्यु के समय हजारों मील दूर से घर लौट आना, चूजे का वंश परिपाटी के आधार पर बिना शिक्षक ज्ञान और मरते दम तक छोटी सी बर्र में कर्तव्य पालन की भावना। प्रश्न उठता है कि जीवों में इस तरह की गणितीय बुद्धि का रहस्य क्या है? आज का बुद्धिवादी व्यक्ति, आज का जीव शास्त्री उत्तर देगा, ये सब प्रकृति की प्रेरणा से होता रहता है, ये परमात्मा की प्रेरणा से ही संभव है। बड़ा सुंदर और बड़ा ही ज्ञानास्पद अध्याय था साथियों। ये मनुष्य के विषय में बहुत कुछ जानता है, पर मनुष्येतर प्राणियों के विषय में भी जानना ये अत्यंत आवश्यक है। इसमें नए भाव और नई संवेदना का संचार होता है। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि। आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। कल हम लोग फिर समय से ठीक 8 बजे मिलेंगे और इसी तरह स्वाध्याय का ये क्रम सतत चलता रहेगा।